हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर जो फैमिली व्लॉग्स हमें इतने प्यारे, इतने परफेक्ट और संस्कारी लगते हैं, उनके कैमरा ऑफ होने के बाद की असल सच्चाई होती क्या है? एक तरफ हर व्लॉग में दिखाई जाने वाली मुस्कान और दूसरी तरफ ऑडियंस के दिमाग में उठते सौ सवाल। आज हम सोशल मीडिया के दो ऐसी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज के अंदर बात करेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या आज भी इंडियन हाउस होल्ड्स में लड़का और लड़की के बीच का भेदभाव बदला है या फिर सिर्फ कैमरा के आगे उनको एक नया रंग दे दिया गया है। एक तरफ हम बात करेंगे बिंदास काव्या के फैमिली के बारे में, जहाँ पे बेटे और बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर घर की कमाई और फादर के रोल पर एक बहुत ही बड़ी बहस छिड़ गई है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे नेहा बिष्ट की स्टोरी पर, जहाँ पे कल्चर और संस्कार के नाम पर कंडीशन रोल्स और फेवरेटिज्म को इतना कैजुअली शेयर कर दिया जाता है जैसे इसमें कुछ गलत है ही नहीं। बट गाइस होल्ड ऑन, हम यहाँ सिर्फ किसी पर उंगली उठाने वाले नहीं हैं। आज हम दोनों साइड के सच को क्रॉस चेक करेंगे, ऑडियंस की मेंटालिटी को भी देखेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि एज ए व्यूअर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। पहले बात करते हैं बिंदास काव्या के ड्रामा के ऊपर। अगर आप इनके व्लॉग्स देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि काव्या के बर्थडे सेलिब्रेशन किसी शादी के बजट से कम नहीं होता। ग्रैंड वेन्यू, लेविश सेटअप और हैवी एवरीथिंग। लेकिन वही जब उनके छोटे भाई कृष्णा के बर्थडे की बात आती है तो घर का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से बदल जाता है। जब काव्या ने एक व्लॉग में अपने पापा से सीधे पूछ ही लिया था कि पापा, हम कृष्णा का बर्थडे उतना बड़ा क्यों नहीं मना रहे जितना मेरा बनता है, तो उनके फादर का जो स्टेटमेंट आया था उसने सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि लड़कियां 20 से 22 साल में शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, तो उनके मूवमेंट्स पहले सेलिब्रेट कर लेने चाहिए। लड़कों के बर्थडे 5 से 6 साल तक ही होते हैं, उसके बाद उनके अचीवमेंट सेलिब्रेट होते हैं। आप एक क्लिप देखो। पहले तो मेरे को ये बताओ कि कृष्णा का बर्थडे हम लोग बड़ा क्यों नहीं मना रहे हैं। देखो फिर सब लोग मेरे को ही बोलेंगे कि काव्या का बर्थडे इतना बड़ा मनता है, कृष्णा कैसे। अरे तेरे को बात अलग रहती है। एंड देखो कि काव्या के डिसीजंस नहीं होते ना, वो क्या सेलिब्रेट करना है क्या, वो ना मेरे डिसीजंस होते हैं, काव्या के मम्मी के डिसीजंस होते हैं। और कैसा रहता है, देखो लड़कियां 20 साल में चली जाएंगी, 21 साल में चली जाएंगी, 22 साल में, तो जितना सेलिब्रेशन करना है कर लो, उनके हर छोटे छोटे मोमेंट सेलिब्रेट करो। और लड़कों का ऐसे रहता है कि उनका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया जाता, 5-6 साल तक सेलिब्रेट करो, ओके, उसके बाद में उनके अचीवमेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं, ना कि बर्थडेज। ठीक है, मेक देम स्ट्रांग, मेक देम अचीवेबल, मतलब वो कुछ अचीव कर सके, इसमें उनको तैयार करो। छोटे छोटे उनको ये सेलिब्रेशन से कुछ नहीं रहता। अब इस एक डायलॉग को अगर आप ध्यान से सुने तो ये कोई आम बात नहीं है, ये वही पुरानी ट्रेडिशनल कंडीशनिंग है जहाँ पे बेटे को पराया धन माना जाता है और बेटे पर सारा प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो बड़ा होकर अचीव करेगा तभी उसकी वैल्यू होगी। एक तरफ बेटी घर की प्राइमरी अर्नर है, उसके नाम से पूरा चैनल और घर चल रहा है, और दूसरी तरफ बेटे को बचपन से ये एहसास करवाया जा रहा है कि अभी तुम्हारी कोई औकात या वैल्यू नहीं है, जब तक तुम कमाओगे नहीं या तब तक कुछ अचीव नहीं करोगे। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल उठता है काव्या के फादर के रोल पर। एक वक्त था जब चैनल पूरी तरीके से काव्या का था, लेकिन धीरे धीरे उनके फादर ने कैमरा के आगे आकर पूरा स्पेस होल्ड करना शुरू कर दिया। चाहे अपना जिम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना हो, घर वालों से जबरदस्ती अपनी तारीफ सुनना हो या फिर काव्या के कपड़ों पर प्रीचिंग करना हो, लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो फादर पहले क्लिक बेटी थंबनेल्स के लिए जाने जाते थे, वो सडनली कैमरा के आगे आकर एक कूल फादर और मोरल टीचर बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। काव्या के फेमस होने से पहले भी उनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली सिक्योर था, उनके पास पहले से एसेट्स थे। तो ये कहना कि वो पूरी तरीके से अपनी बेटी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, ये कहना थोड़ा सा हार्श और लॉपसाइडेड हो सकता है। फादर का जो लॉजिक था अचीवमेंट्स वर्सेस बर्थडे वाला, वो इंटेंशनली किसी बच्चे को हर्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि उनकी अपनी अपब्रिंगिंग और सोच की वजह से हो सकता है, जो उन्होंने खुद अपने बचपन में देखा हो। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि स्पेशली जो पेरेंट्स पहले इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनके घर में ये चीजें देखी जाती है। इवन हमारे घर में भी ये सब चीजें देखी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उन्होंने बस इस सोच को बिना फिल्टर किए कैमरा पर बोल दिया। अब बात करते हैं नेहा बिष्ट की। नेहा एक पहाड़ी क्रिएटर है जो अपने सिंपल लाइफस्टाइल्स, कुकिंग और डेली व्लॉग्स के लिए जानी जाती है। लेकिन उनके व्लॉग्स के अंदर जो बातें इतनी कैजुअली बोली जाती है, उनका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा होता है।
नेहा ने अपने एक व्लॉग में खुलेआम बोला था कि उनके घर में 3 बेटियां हैं और एक सबसे छोटा भाई है और उनके पूरे बचपन से लेके आज तक सिर्फ उनके भाई यानी कि जय का बर्थडे ही हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बात बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई भी दुख या शिकायत नहीं थी, बल्कि वो इसे एक नॉर्मल फैमिली स्टोरी की तरह बता रही थी। यहीं से शुरू होती है असली दिक्कत, इंटरनलाइज पैट्रियार्की। जब आप किसी भेदभाव को इतनी बार देख लेते हो कि वो आपको नॉर्मल लगने लग जाता है। घर की बाकी कामों को देखें तो हर फेस्टिवल पर या रिलेटिव्स के आने पर नेहा अकेले किचन में घंटों खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, जबकि फादर और भाई आराम से बैठते हैं। अगर रिलेटिव्स के घर भी कोई गेस्ट आए हैं तो नेहा को बुलाया जाता है खाना बनाने के लिए। लोग इन्हें कैजुअली घर की कुक तक कहने लगे थे और जब नेहा खुद कहती हैं कि मुझसे ऐसी लड़की देखी नहीं जाती जो दिन भर फोन चलाती रहती हैं और अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करती, तो ये सोच वही दिखाती है जहाँ पे एक लड़की से बचपन से सिर्फ सेक्रीफाइस और मेहनत एक्सपेक्ट की जाती है। इवन ये कहानी आजकल हर तीसरे घर की लड़कियों की होती है। तो इसी वजह से कोई लोग इनसे कनेक्ट कर पाते हैं और किसी किसी को ये बहुत ही अजीब बिहेवियर लगता है। यहाँ तक कि उनकी बड़ी बहन की जल्दी शादी करवा देना जब घर की हालात थोड़े कमजोर थे, ये दिखाता है कि कैसे आज भी बेटियों को सबसे पहले घर से विदा करने का डिसीजन लिया जाता है ताकि बोझ कम हो सके, जबकि बेटे के खर्चे आगे भी उठाए जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे वो हायर स्टडीज के लिए हो। पर नेहा के साइड से अगर देखा जाए तो नेहा ने जिस माहौल में जन्म लिया है उनकी कंडीशनिंग वैसे ही हुई है। उनके लिए ये कोई पाप या फिर कोई क्राइम नहीं है, बल्कि उनका कल्चर और उनका अपना रहन सहन है। वो इंटेंशनली पैट्रियार्की स्प्रेड नहीं कर रही हैं, वो बस वही दिखा रहे हैं जो उनकी लाइफ का सच है। उनकी ऑडियंस का एक सबसे बड़ा हिस्सा उन्हें उसी लाइफ की सिंप्लिसिटी और हार्डवर्क के लिए पसंद भी करता है। अगर हम बात करें द रियलिटी एंड एज एन ऑडियंस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हम रोज सोशल मीडिया पर आकर कमेंट्स करते हैं, किसी को टॉक्सिक बोलते हैं, किसी को पैट्रियार्की बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि ये क्रिएटर्स ऐसे वीडियोस बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि हम इन्हें देखते हैं, हम इन्हें पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से वो इस टाइप का कंटेंट भी बनाते हैं। जब तक हम डेली लाइफ के ड्रामा, क्लिक बेट्स टाइटल्स और सेंसेशनल फैमिली टॉक्स को व्यूज देंगे, तब तक क्रिएटर्स को समझ आएगा कि ये बिकता है, एल्गोरिथम्स ड्रामा पर चलते हैं। हम वीडियोस देखकर 1 सेकंड में पूरी फैमिली के मोरल कैरेक्टर पर वर्डिक्ट सुना देते हैं, जो कि उतना ही गलत है जितना उनकी सोच प्रॉब्लमैटिक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हम किसी की फैमिली के अंदर घुसकर उन्हें अब्यूज करें या हेटेड फैलाएं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एक अवेयर ऑडियंस बने। अगर कोई प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट स्टेटमेंट कैमरा पर दिखाया जा रहा है तो उसे ब्लाइंडली संस्कार समझकर फॉलो मत करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, समझो कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन किसी के घर के डायनामिक्स को लेकर हेट मॉन्गरिंग करना वो भी गलत है। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच की लाइन बहुत ही ब्लर हो जाती है। फैसला आपका है कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है और किस चीज को इग्नोर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका इस पूरे मैटर पे क्या व्यू है। क्या आपको लगता है कि ये फैमिली ब्लॉग्स नोइंगली ऐसी सच को प्रमोट करते हैं या बस हम लोग इन्हें ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।